तो कैसा था यूपी होमगार्ड का 25 अप्रैल वाला सेकंड शिफ्ट का पेपर। आज ना हम इसी पेपर के एक एक सवाल को परत दर परत खोल कर देखने वाले हैं। मकसद क्या है? मकसद यह है कि आगे की तैयारी के लिए एक बिल्कुल साफ रणनीति बन सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना, कि भाई एक ऑस्कर वाला गाना, कोई शादी की सरकारी योजना और एक सिलाई मशीन, इन सब का आपस में क्या लेना देना, और एक ही एग्जाम में ये सब क्या कर रहे हैं। असल में यही तो वो पहेली है, यही वो पैटर्न है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, यही कनेक्शन हमें बताएगा कि तैयारी का सही रास्ता आखिर है क्या। तो हम इस पूरे विश्लेषण को 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। पहले 4 सेक्शन में हम बात करेंगे अलग अलग तरह के सवालों की, और फिर आखिर में इन सबसे जो सबक मिलता है उसे एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। इसमें हम बात करेंगे उन सवालों की जो सीधे सीधे अवार्ड्स और करंट इवेंट से पूछे गए। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है, इस पर नजर रखना कितना जरूरी है। हाँ, तो ये तो शायद ही कोई भूला होगा, नाटू नाटू। क्या धूम मचाई थी इस गाने ने पूरी दुनिया में। आरआर फिल्म का ये गाना ना सिर्फ एक गाना था, ये तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल मूवमेंट बन गया था। और देखिए, एग्जाम सेट करने वाले भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे बड़े कल्चरल इवेंट्स पर सबकी नजर होती है। तो जाहिर है ये सवाल तो बनता ही था। अच्छा, अब ये सवाल देखिए, ये थोड़ा हटके था। लाइनस पॉलिंग, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ये अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्हें 2 बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स में, वो भी बिना किसी के साथ शेयर किए, नोबेल प्राइज मिला। सोचिए, पहला मिला 1954 में केमिस्ट्री में उनके केमिकल बॉन्ड पर किए गए काम के लिए, और दूसरा दूसरा मिला 1962 में शांति के लिए, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया था। तो इस सवाल से क्या पता चलता है? यही कि सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अवार्ड्स की भी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। और फिर आया ये सवाल जो सच में प्रेरणा देता है। देवेंद्र झाझरिया क्या शानदार जावलिन थ्रोअर हैं, और वो पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने। ये सवाल एक बहुत बड़ी बात बताता है कि अब एग्जाम सिर्फ क्रिकेट या हॉकी तक ही सीमित नहीं हुआ है, बल्कि हमारे पैरा एथलीट्स की उपलब्धियों को भी वो पहचान और वो अहमियत दी जा रही है जिसके वो हकदार हैं। चलिए, तो अवार्ड्स और करंट अफेयर्स की बात हो गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। और देखिए, जैसा कि हम सब उम्मीद कर रहे थे, इस सेक्शन से कई सवाल आए। ये बात फिर से साबित हो गई कि लोकल नॉलेज कितनी कितनी ज्यादा क्रिटिकल है। अब जरा यहां देखिए, एक ही जगह पर कितनी तरह की जानकारी पूछी गई है। सबसे पहले 2011 की जनगणना देखिए, उसके आंकड़े आज भी कितने जरूरी हैं। यूपी की साक्षरता दर 68%, ये सवाल वहीं से था। फिर सरकारी योजनाओं की बात करें तो शादी अनुदान योजना पर सवाल आया, जो ओबीसी समुदाय की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद देती है। इसके बाद यूपी के मिनरल्स पर सवाल था कि भाई चूना पत्थर किस इंडस्ट्री का बेस है। जवाब सीधा है, सीमेंट इंडस्ट्री। और आखिर में भूगोल से रिहंद बांध का कनेक्शन गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय से है, जो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। देखा आपने, एक एक सवाल के पीछे कितनी जानकारी छुपी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बाद अब उन टॉपिक्स की बात करते हैं जो किसी भी सरकारी परीक्षा की बिल्कुल नींव होते हैं, हमारा इतिहास और हमारा भूगोल। आइए देखते हैं कि यहां से किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्लासिक सवाल। बहमनी सल्तनत, जब यह सल्तनत टूटी तो दक्कन के इलाके में 5 नई आजाद सल्तनतें बन गई। कौन कौन सी? बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। तो ये पांचों नाम और इनकी लोकेशन आगे की तैयारी के लिए भी याद रखना बहुत जरूरी हो सकता है। अच्छा, अब ये सवाल देखिए, ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ। सुनने में बेसिक लगता है, पर है बहुत जरूरी। हम सब जानते हैं रबी और खरीफ की फसलें होती हैं। तो रबी की फसल कटने के बाद और खरीफ की बुआई से पहले बीच में जो एक छोटा सा गर्मी का मौसम आता है ना, बस वही जायद है। इसमें क्या उगता है? वही सब जो गर्मियों में खाने में मजा आता है, तरबूज, खरबूजा, खीरा। असल में यह सवाल हमारे देश की कृषि साइकिल की समझ को परखता है। और ये रहा आधुनिक इतिहास का एक और बहुत बड़ा एक लैंडमार्क इवेंट, कैबिनेट मिशन। साल था 1946, जब ब्रिटिश सरकार ने इसे भारत भेजा था। क्यों भेजा था? ताकि सत्ता को शांति से ट्रांसफर करने का एक पूरा ढांचा तैयार हो सके और एक अंतरिम सरकार बन सके। ये हमारी आजादी की तरफ एक बहुत ही अहम कदम था। तो चलिए अब इतिहास की गलियों से निकलते हैं और सीधे चलते हैं विज्ञान, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था की दुनिया में। देखते हैं कि यहां से कैसे सवाल आए जो कई बार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समझ को भी परखते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री से एक बिल्कुल सीधा सा सवाल पूछा गया, और इसका जवाब है MgCl2। अब सवाल है, ऐसा क्यों? भाई बहुत सिंपल है। मैग्नीशियम आयन पर होता है +2 का चार्ज और क्लोराइड आयन पर होता है -1 का। तो एटम को बैलेंस करने के लिए हमें 2 क्लोराइड आयन चाहिए। ये केमिस्ट्री का एक बिल्कुल बेसिक सा रूल है। और ये लीजिए, आ गया हमारी शुरुआती पहेली का दूसरा हिस्सा, सिलाई मशीन। ये सवाल टेक्नोलॉजी के इतिहास से था। तो इसका श्रेय जाता है एक अमेरिकी आविष्कारक एलियास होवे को। उनके इस एक आविष्कार ने कपड़ा उद्योग को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसी की वजह से बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन संभव हो पाया, जिसका असर हम आज तक देखते हैं। अब ये सवाल देखिए, इंडियन इकोनॉमी से, और वो भी प्लानिंग कमीशन के दौर का। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 तक, वो अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाई थी। और इसके पीछे 2 बहुत बड़ी वजहें थीं। पहली, दो युद्ध, 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। और दूसरी, उसी दौरान देश में पड़ा एक भयानक सूखा। तो ये सवाल हमें बताता है कि आर्थिक योजनाओं को उस दौर की ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़कर समझना कितना जरूरी है। तो ठीक है,
हमने अलग अलग सेक्शन के सवालों को तो देख लिया। अब बारी है इन सभी बिखरे हुए डॉट्स को जोड़ने की और ये समझने की कि इस पेपर का असली पैटर्न आखिर कह क्या रहा है। मतलब आगे की तैयारी के लिए हमें इससे क्या सबक मिलता है। तो देखिए, सार ये निकलता है, पहला कदम, जो भी हाल फिलहाल के बड़े अवार्ड्स हैं, चाहे वो ऑस्कर हो या पद्म पुरस्कार, उन पर अपनी पैनी नजर बनाए रखनी है। दूसरा कदम, अपना राज्य यानी उत्तर प्रदेश, इसकी योजनाओं, इसके भूगोल, इसकी इकोनॉमी, इन सबको बहुत गहराई से समझना है। तीसरा कदम, इतिहास और भूगोल की जो बेसिक नींव है ना, उसे एकदम पक्का कर लेना है। और चौथा कदम, साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आविष्कार, जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। ये चारों चीजें मिलकर ही एक मजबूत तैयारी की बुनियाद रखती हैं। तो अब जब हमने इस पेपर को एक तरह से डिकोड कर ही लिया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब तैयारी करने के तरीके में क्या बदलाव आएगा। उम्मीद है कि इस पूरे विश्लेषण से एक साफ रास्ता मिला होगा और अपनी तैयारी को और धारदार बनाने के लिए कुछ ठोस पॉइंट्स भी मिले होंगे।